कि आप लोकतंत्र की सारी परिभाषाएं गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल भूल जाएं और ये रखें गवर्नमेंट बाय द डंडा, गवर्नमेंट बाय द मनी, गवर्नमेंट फॉर द पावर, गवर्नमेंट फॉर अडानी एंड अंबानी एंड गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग विच इज करप्ट एंड इलीगल एंड इमोरल। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ये तय करे कि मैं सब लोगों की जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं उन सबकी बीवियों को उठा के घर ले आऊंगा और मैं ही उनका इस्तेमाल करूंगा, मैं ही उनके साथ जो है जो भी करना है वो करूंगा। ये काम बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ कर रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज रविंदर कुमार जी से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देश में कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है और रविंदर कुमार जी जिस बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हर टॉपिक पर वो एक तरह से तैयार रहते हैं अपनी बात रखने के लिए, इतना मुख्तलिफ खबरों को फॉलो करते रहते हैं। इस वक्त जो महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, हो सकता है जिस वक्त आप हमारी ये वीडियो देखें कुछ और तब्दीलियां आ जाएं, लेकिन अभी की खबर यह है कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी तादाद है एमएलएज की और उद्धव ठाकरे एक तरह से तन्हाई की सी हालत में आ गए हैं। उन्होंने अपना सरकारी घर भी छोड़ दिया, अपने पर्सनल घर में वापस चले गए। वहाँ क्या कुछ होगा, क्या हालात बनेंगे, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अग्निवीर के मामले में अब किसान भी खुल करके जवानों के साथ आ गए हैं। जो हमारा एक देश का नारा होता था, जय जवान जय किसान, सरकार के सामने तो अब मुझे लगता है उसका बिल्कुल कोई उल्टा नारा होना चाहिए। जिस तरह से सरकार चल रही है, दोनों नाराज नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा DHFL पर कोई एक CBI ने FIR की है, जिसे बहुत बड़े अमाउंट की FIR कहा जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि रविंदर कुमार जी क्या कुछ कहते हैं। रविंदर कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र एक नए किस्म का तजर्बा कहा जा रहा था कि शिवसेना जो लंबे अरसे से बीजेपी के साथ रही थी, वो सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ी थी और उसमें शरद पवार ने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। उन्हें चाणक्य कहा जाता है सियासत का। अब वो क्या कुछ क्यों फेल होता हुआ नजर आ रहा है? फेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आप समझिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है 2014 से, तब से उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का प्रण ले रखा है कि आप लोकतंत्र की सारी परिभाषाएं गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल भूल जाएं और ये रखें गवर्नमेंट बाय द डंडा, गवर्नमेंट बाय द मनी, गवर्नमेंट फॉर द पावर, गवर्नमेंट फॉर अडानी एंड अंबानी एंड गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग विच इज करप्ट एंड इलीगल एंड इमोरल। ये बहुत ही खतरनाक। तो आप देखिए, जितनी भी जगह बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लोगों ने उसको नकार दिया, चाहे वो गोवा हो, मेघालय हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सारे राज्य आप गिन लो। बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाने के लिए जितनी भी स्थापित राजनीतिक मर्यादाएं हैं वो तोड़ी हैं। हाँ। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ये तय करे कि मैं सब लोगों की जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं उन सबकी बीवियों को उठा के घर ले आऊंगा और मैं ही उनका इस्तेमाल करूंगा, मैं ही उनके साथ जो है जो भी करना है वो करूंगा। ये काम बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ कर रही है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र आघाड़ी जो है, जिसके में शिवसेना की सरकार चल रही थी, तो उसमें सबसे पहले दिन इन्होंने पलीता लगाया कि वो अजीत पवार को ले गए और उसको जबरदस्ती शपथ दिला दी और इनकी सरकार नहीं चली। उसके बाद इन्होंने ED, CBI और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल जो है MPओं को और सांसदों को डराने के लिए कर रखा है। मैं आपको आज के समय में ये कह सकता हूँ, आने वाले समय में विपक्ष के हर सांसद पर, विपक्ष के हर विधायक के खिलाफ ED का और CBI का कोई ना कोई केस जरूर बनेगा। अरे सब कांग्रेस वाले भी अब डरे हुए हैं। अब तो कांग्रेस की तरफ से भी आवाज आ रही है। नहीं, मैं तो हमारे MLAs को भी ले जाएंगे ये। आप वो दिन दूर नहीं है। अभी तक जो है आप समझिए, हम कहते थे देश संविधान के हिसाब से चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि देश आज के समय में ED और CBI के हिसाब से चलेगा। ये देश जो है CBI और ED और CBI का दोनों का गुलाम बन जाएगा और वो दिन दूर नहीं है। अभी सिर्फ एक ही क्लास है जो ED और CBI से बची हुई है,
आप सोचिए कौन सी क्लास है। आप सोचेंगे तो पता चलेगा सिर्फ जज हैं जो कि सीबीआई और ईडी के डंडे से बचे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अशोक लवासा जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्हें कानून बचाता है या नहीं, ईडी को एक दिन दाव लग जाएगा, उनके बच्चों को बंद कर देंगे। आधे जजों के बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, इसीलिए रिटायर होने के बाद जब सब जज डर के रहते हैं, फोन पे बात नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के हर जज के खिलाफ भी, जैसे एमपी और कारपोरेटर और विधायक के खिलाफ कार्रवाई होती है, हर जज के खिलाफ ईडी उसके बच्चों के खिलाफ, उसकी बीवी के खिलाफ, उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। और तब देश को पता चलेगा कि देश जो है ईडी चला रही है। ईडी बिकम ए मॉन्स्टर। अभी राहुल गांधी वाली हमने कहानी देखी। आप समझिए हजारों लाखों करोड़ का घपला हो जाता है और पता नहीं चलता। अब ये विधायक जो है जो भागे हैं, एक नाथ शिंदे के पीए को ईडी ने नोटिस दिया 15 दिन पहले। अच्छा। एक नाथ शिंदे जो कि स्कूटर यानी आप समझिए ऑटो रिक्शा चलाता था, उसके जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है उसका नाम है सचिन जोशी, उसको नोटिस दिया हुआ ईडी ने और 24 तारीख को बुलाया था, 24 जून को। तो इसलिए एक नाथ शिंदे को पटाने के लिए, डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ। और ये मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं कि अब जो ये विधायक हैं, पहले ये सूरत गए, फिर गुवाहाटी चले गए। तो मैं रात को सोच रहा था कि अगर ये परंपरा आगे चलती रही तो हिंदुस्तान के विधायक कहाँ मिलेंगे। तो मैंने एक नायाब चीज सोची कि हिंदुस्तान के विधायक आगे से किसी राज्य में नहीं मिलेंगे, वो नेपाल चले जाएंगे। क्योंकि नेपाल जाने के लिए सीमा पर हमें नेपाल चले जाएंगे, चीन चले जाएंगे। नहीं, अच्छा। नेपाल के चीन जाने के लिए तो आपको वीजा चाहिए, एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा। नेपाल आप सड़क के रास्ते से भी जा सकते हैं, आपको वीजा की भी जरूरत नहीं है। यानी अपने देश से ही भागना पड़ेगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के विधायक हैं या ये शिवसेना के विधायक हैं या और पार्टियों के विधायक हैं, वो जो है नेपाल जाके ठहर जाएंगे। वहां पर ना ईडी का डंडा चलेगा, ना सीबीआई का डंडा चलेगा, ना हमारी एजेंसियों की कोई बात चलेगी, क्योंकि नेपाल एक दूसरा मुल्क है। तो ऐसी हालत में भारत की राजनीति में नेपाल एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान लेने वाला है। आगे से विधायक जो है किसी राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो ईडी वाले पहुंच जाएंगे। अब देखिए गुवाहाटी में जो लोग हैं जिनको ईडी का नोटिस मिला है, उनके खिलाफ ईडी आज शांत है। आज के दिन उन्हें बुलाना चाहिए था। लेकिन यही काम जब शिव कुमार जो कि कर्नाटक के नेता थे, जो कि दूसरे स्टेट में चले गए, वहां पर उनके खिलाफ क्या किया उन्होंने, उनके खिलाफ जो है ईडी वालों ने छापा मारा, उसको अरेस्ट किया, केस बनाया। तो ये देश ईडी चला रही है, मोदी जी नहीं चला रहे। और आप समझ लीजिए, जब आप शेर की सवारी करते हैं तो शेर की सवारी से आप उतर नहीं सकते। आप समझिए ये ईडी जितनी निर्ममता लोगों के खिलाफ आज दिखा रही है, ये आरएसएस के लोगों को, ये भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, उनके घोटालों के लिए ऐसे ही जेल में भेजेगी। और हिंदुस्तान की सारी जेल में ये थोड़े दिन बाद जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं सत्ता पलट नहीं सकती। तो मैंने जैसे आपने कहा कि भाई सत्ता पलट नहीं सकती, कुदरत से बड़ा तो कोई नहीं है। भगवान की जो हम सब कठपुतलियां हैं, भगवान किसकी डोर कब उठा ले, कब उसको ऊपर अपने पास बुला ले, फिर क्या करोगे। ये शिराजा जो होता है, आप देखिए शाह पहलवी जो कि ईरान के बादशाह थे, जी। और उनका 2500 साल तक कुल चला था, उनका भी एक दिन क्या हासिल हुआ, भागना पड़ा उन्हें। तो आप जो है कुदरत से नहीं बढ़ सकते। लेकिन लगता है कि आज के समय में जैसे रावण ने सारे ग्रहों को अपनी लंका में उल्टा टांग दिया था, शनि महाराज को भी टांग दिया था, मंगल को भी टांग दिया था, बृहस्पति को भी टांग दिया था, इंद्र को भी वो कहता था तू जो ये काम कर, अग्नि देवता को कहता अग्नि जला। तो उस तरह का आज के समय में रावण राज दिल्ली में चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, रावण राज चल रहा है। तो देखिए ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक नाथ शिंदे के खिलाफ, उनके सेक्रेटरी के खिलाफ जो उनकी प्रॉपर्टीज देखता है, उसको ईडी ने कॉल किया हुआ था। लेकिन अब वो गुवाहाटी में है, अब ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यानी उन्हें ये पता चल गया कि हमने जो काम करना था वो कर दिया, बीजेपी के लिए तैयार करके उनके सामने उनकी झोली में डाल दिया। अब ये बताइए कि इस हालत में अगर इसी तरह से होगा तो आगे कौन बचेगा, कहाँ। जब राहुल गांधी नहीं बच सके 4 दिन तक। नहीं, मैं राहुल गांधी एक व्यक्ति है, उस पर नहीं लो, हम तो सैद्धांतिक बात। एक इंपॉर्टेंट पार्टी का लीडर है, मैं उस तरह उखाड़ क्या लिया। हाँ,
इन्होंने राहुल गांधी को नेता बना दिया। खुद ये ईडी के लोग कहते हैं जी ये बड़ा अजीब आदमी है, 50 घंटे तक लगातार बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं सक पकाया, बिल्कुल इसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। यानी ईडी के वालों को थोड़े दिन बाद हो सकता है राहुल गांधी के पास जाकर उसे ट्रेनिंग लेनी पड़े कि भाई तू हमें अपनी ट्रेनिंग दे, तूने जो सीखा है वहां पर जाकर बौद्ध टेम्पलों में जाकर वहां पर थाईलैंड में और दूसरी जगह राहुल गांधी एक महीने मारा है और उसे ऐसी क्रियाएं की है जिसके बाद उसका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वो एक हाथ से यानी आप समझिए ब्रूस ली के बाद अकेला आदमी है राहुल गांधी। जो एक हाथ से 100 बार पुशअप कर सकता है। अच्छा। और उसे केरल में करके दिखाया। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो ब्लैक बेल्ट उसके पास है, कराटे का वो मास्टर है। वो ऐसा आदमी है जो समुद्र में कूदकर आधे घंटे समुद्र के पानी के नीचे सांस रोक कर रह सकता है। अच्छा। उसने अपने को इतना मजबूत बना रखा है। ये खूबियां तो यानी ये सारी खूबियां मोदी जी एक बराबर नहीं है। अगर राहुल गांधी और मोदी जी का आमने सामने किसी भी तरह शारीरिक एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो जाए कि कितनी दंड बैठक करेगा, कितनी तू जो है पुशअप करेगा, ये जो मोदी जी अपनी दिखाते हैं ना मैंने योग किया है और मैंने जो काले कपड़े पहनकर दिखाते हैं कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और उस चैलेंज में मैं पत्थर पे उल्टा लेट गया, ये सारी नौटंकी है। मोदी जी जो है नौटंकी के सरताज हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। तो ये नौटंकी के सरताज, ये देखिए पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को योगा में बिजी कर दिया। और योगा ने पोल खोल दी। योगा डे पे देखो सबके पेट निकले आएंगे। अरे भाई तुमने कभी जीवन में योगा नहीं किया, अपने बिस्तर के अलावा तुमने कभी योगा किया हो तो बताओ। वो उस दिन तो आ जाते हैं 21 जून को। अरे जब फोटो में कितनी कैसा लगता है ये जो जिस देश ने योगा दिया उसके मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, उसके जो मुख्यमंत्रियों के पेट जो है ऐसे थुल हिलते जाते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि ये योगा कर रहे हैं, योगा के नाम पर जो है भोगा की अपनी जो है पूरी प्रतिष्ठा जो इन्होंने जीवन में की है, कुकर्म की है, उनको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अहम है। देखिए इस वक्त देश जो है इसमें जवानों में बहुत बड़ी बेचैनी है, खासतौर पे अग्निवीर और अग्निपथ वाला जो रास्ता दिखाया है सरकार ने, उसमें अब किसानों की तरफ से भी बहुत खुल करके चीज़ें आने लगी हैं। सपोर्ट किया है, राकेश टिकैत ने भी बयान दिया था। और अब हरियाणा की कुछ खाप पंचायतों ने ये कहा है कि कोई भी इस मौजूदा स्कीम के तहत जो भर्ती के लिए जाएगा उसको बायकॉट कर दिया जाएगा, उसके परिवार को बायकॉट कर दिया जाएगा। आपको ये जो एक मूव है, जो लोगों की तरफ से रिएक्शन है, उसका नतीजे में आपको क्या नजर आ रहा है? आप एक बात समझिए कि नारा था जय जवान जय किसान। फिर मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार कहती है मरे जवान मरे किसान। अब जब मोदी जी की सरकार आ गई तो नारा ये बदल गया है, वह है हैरान किसान परेशान जवान। यानी कि किसान का भी इन्होंने जो है पूरा भट्टा बैठा दिया। और पुलिस और सेना के प्रति लोगों के मन में जो आदर था, सैनिक आता था, भूतपूर्व सैनिक अपने गांव पहुंचता था, हम भी देखते थे, तो मन करता था ये आदमी ने देश को सेवा किया है, इसको सैल्यूट किया। बिल्कुल। और बच्चे हम जब छोटे थे तो जब सेना निकलती थी 26 जनवरी को, हम चांदनी चौक में रहते थे, वहां देखते थे, तो हम भी उनको सैल्यूट करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो सैल्यूट करने लायक नहीं रहे। अब लगेगा ये तो भावी जो है भविष्य का जो है चौकीदार है, ये सीटी बजाएगा, फुर्लो कहेगा, फुरो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, डंडा लेके चोरों के पीछे भागेगा। तो सेना का जो शिराजा था, पोस्ट रिटायरमेंट सैनिकों का जो स्वाभिमान था, उसको इन्होंने जनता के सामने उनकी पोल खोल के रख दिया है कि ये अडानी अंबानी टाटा के यहाँ पर बनने वाले चौकीदार हैं। और चौकीदार की इज्जत कोई नहीं करता, आज भी नहीं करता। अरे साहब, हमें प्रधानमंत्री ने बताया था कि मैं चौकीदार हूँ। आप कह रहे हैं चौकीदार की कोई इज्जत नहीं करता, वो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए भाई। लिख ले अपने नाम के आगे नरेंद्र मोदी चौकीदार। जिस दिन लिख लेंगे मैं मान लूंगा। जबान से तो मोदी जी बहुत बात बोलते हैं। वो कहते हैं 15 लाख दूंगा, वो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मोदी जी की जबान का क्या है? मोदी की जबान के अगर आप ब्यौरा लिखोगे तो अमित शाह को बुलाना पड़ेगा। वो कहेंगे जुमले बोलता रहता है, इसकी बुद्धि पे, इसकी जबान पे बन जाओ। अब मर्द की जबान होती है, जबान की कीमत होती है आदमी की, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जबान की कीमत जो है समझिए बिल्कुल ये रबड़ की है, उसकी चमड़े की है, इसकी कोई इज्जत नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत ही बुरी बात है। देश का यानी भारत को सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये इमेज बनती है जो बता रहे हैं रविंदर जी, और जो तजर्बा बता रहा है, तजर्बे हमने देखे 2014 से अब तक क्या कुछ नहीं कहा और कुछ पूरा नहीं होता हुआ नजर नहीं आता। हर वादा झूठा निकला। तो अब क्या मेरा वो सवाल का जवाब नहीं आया कि इस मूवमेंट का नतीजा क्या होता हुआ नजर आ रहा है। क्या जिस तरह से किसान कानून वापस लिए गए ये भी वापस होगा, या
जल्दबाजी में जो ये भर्ती शुरू करा करके शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कोई आ जाएगा भर्ती हो जाएगी, जो नाराज होता रहेगा, प्रोटेस्ट करता रहेगा, उसे ये भी मौका नहीं मिलेगा 4 साल। ऐसा है, जब किसान बिल आए तो उस समय मुझे एक कहावत याद आती थी, मैंने बोला भी था आपको कि 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। तो एक बार एक आदमी को राजा ने सजा दी, बोले भाई तेरे को दंड दे रहा हूँ लेकिन तू मेरा बड़ा अजीज है तो मैं तेरे को एक विकल्प दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। तो उसने कहा जी महाराज प्याज खाना आसान है, मन में सोचा, बोले मैं प्याज खाऊंगा। 2 प्याज खाई तो उसके मुंह से यानी पानी निकलने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा नहीं जी जूते खाऊंगा। फिर उसने जूते खाए, जूते सर बंधा गया। फिर बोला नहीं प्याज खाऊंगा। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि उसे 100 जूते खाए और 99 प्याज खाई। तो मोदी सरकार का हाल यही होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार में आप समझिए अंधा गाता है और बहरा जो है बजाता है। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा परिदृश्य आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई चर्चा हुई, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या पदाधिकारियों में कभी कोई चर्चा हुई, सरकार की जनता से कोई चर्चा हुई। सिर्फ एक आलाप चलता है, जैसे रेडियो चल गया मन की बात का, अपनी बात जो है पेल दी और उसके बाद दूसरे की बात नहीं सुनी, क्योंकि सुनी नहीं सकते। वो इलेक्शन से पहले तो चाय पे चर्चा के बाकायदा चाय का खर्चा भी दिया गया था, आपको याद होगा। अरे देखिए ऐसा है, ये तो वोटरों को यानी समझिए रिश्वत देने का तरीका है। और इलेक्शन कानून के मुताबिक और अब रिश्वत इतनी सस्ती हो गई कि चाय पिला दी जाती है। इलेक्शन कानून के मुताबिक अगर आप वोटरों को चाय पिलाते हैं, उसको भोज देते हैं, उसको शराब पिलाते हैं, मुर्गी खिलाते हैं, अंडा देते हैं, तो आप जो है इलेक्शन ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन हमारा इलेक्शन कमिश्नर इतना अंधा और इतना नकारा और इतना नालायक है कि वो ऐसी बातों को बड़े आराम से नजरअंदाज कर देता है, और वो भी सोने का नाटक करता है, जबकि जागते हुए उसे सब पता है क्या हो रहा है। अरे सब जागते हुए क्या, अब तो बाकायदा वीडियोस आ जाती हैं ईवीएम के गायब होने की, गाड़ियों में घूमते हुए की, लोगों अब तो समझे नहीं, पूरा जो लोकतंत्र में चुनाव का तंत्र है वो भ्रष्ट तंत्र हो गया। चुनाव के बाद जो है लोकतंत्र जो है ढकोसला हो गया है, और पूरा देश अगर हमें लगता है कि संविधान के हिसाब से, इसलिए मैंने पहले ही कहा ये जो है फ्रॉडिज्म में है। हमारा पूरा लोकतंत्र जो है एक तरह से फ्रॉड लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, फ्रॉड जर्नलिस्टों द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है, फ्रॉड जो है नौकरशाह हैं वो उसके साथ चल रहे हैं। पूरा देश जो है आज के समय में अगर एक शब्द में कहें तो सत्य में उसकी जाति की जगह नहीं है। हिंदुस्तान में यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी हो तो सर फोड़ दो, लाठी हो तो भैंस को कब्जे में कर लो, लाठी हो तो उससे जो है विरोधी के और भी अंग में कहीं घुसड़ सकते हो तो घुसड़। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अब ये बताइए कि ये सीबीआई की एफआईआर क्या है, जो सबसे बड़ी एफआईआर बताई? देखिए सीबीआई रोज जो है अपनी जो टोपी होती है ना उसमें से खरगोश निकालती रहती है। पहले आया, आपने याद होगा थोड़े दिन पहले ही हमने चर्चा की थी 6 महीने पहले कि एबीजी शिपयार्ड है गुजरात में। जी। तो उसके ऋषि अग्रवाल मालिक थे। उनकी कंपनी पे 22,000 करोड़ रुपए की एफआईआर दर्ज हुई थी। तो अखबारों में पढ़ा गया, पहली बैनर हेडलाइन थी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घोटाले की एफआईआर 22,000 करोड़। और अभी जो हुई है ये डीएचएफएल की, ये है 34,615 करोड़ की। और मजे की बात क्या है कि डीएचएफएल के खातों से पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी को एक बार 20 करोड़ दिए, एक बार 3 करोड़ दिए, एक बार 10 करोड़ दिए, कुल मिलाकर 180 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है भाजपा के फंड में दी जा चुकी है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसके बाद कितनी दी उसकी खबर नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के जजों में अब हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले का मेरे जीते जी मैं आप मानता हूं ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। नहीं करेगी क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको याद होगा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो होते हैं जो खुफिया तरीके से पैसा दिया जा सकता है, और कोई ये और वो सारा पैसा बीजेपी के पास ही सारा बीजेपी के पास पहुंचता है। रिश्वत देने का बढ़िया तरीका है, और कानून ऐसा बना दिया है कि कोई पूछ नहीं सकता, उसका कोई हिसाब नहीं रखता, जैसे पीएम केयर फंड वाला था। आप समझिए, मेरी आज के दिन ये मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सेंसिटिव मामले में जो जनता के हित में है उसका फैसला देने के लिए अयोग्य हो गई है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आएगा, जिस दिन ये जो पीएम केयर फंड का फैसला आएगा, जिस दिन जो है अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला आएगा, तब मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में संविधान का, कानून का, सुप्रीम कोर्ट का राज है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को बचाने में अक्षम हो गई है, नहीं अक्षम क्या, वो सुनती नहीं, उसको डेट डाल देती है। वो डेट डाल करके उन्हें लगता है कि अपने सर से वजन हटाओ, अपनी बला सवेरे के साथ वो आगे जो कोई करेगा करता रहेगा। तो ये देश के मामलात को हल करने को इस तरह से टलाना, जिस पर पूरे देश का भविष्य लटका हुआ हो,
ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी बेईमानी है, और इससे बड़ी बेईमानी देश के साथ नहीं हो सकती कि देश की जनता को, देश को इंसाफ ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, समझते हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसमें आपने बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र में आप समझिए, हाँ, अभी तक बीजेपी की हिम्मत नहीं है कहे कि हम इनके साथ हैं। हाँ, महाराष्ट्र के में जो लोग भाग के गए, एकनाथ शिंदे ने आज ही बयान दिया कि वो वहां पर गुवाहाटी में बयान दे रहा है कि विश्व की महाशक्ति हमारे साथ है। अब विश्व में तो 3 ही महाशक्ति हैं, जी जी, एक अमेरिका है, एक रूस है और एक चीन है। हाँ। अब पता नहीं ये एकनाथ शिंदे कौन सी वाली पार्टी, या CIA से पैसे ले रहे हैं, या KGB से ले रहे हैं, या जो है PLA से ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत की राजनीति में विश्व के बड़े बड़े देशों का हाथ अब शामिल हो गया है, जिसे फॉरेन हैंड कहते हैं। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। लेकिन बात मुझे फिर वहीं समझ में आ रही है कि वो जो ईडी का डंडा है उसने बड़ा काम किया है। वो जी ऐसा है ना, तेल पिला के अच्छा बना के रखा है। और ये मुझे लगता है 140 करोड़ लोगों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के सारे IAS, सारे IPS, सारे MLA, सारे कारपोरेटर, सारे पार्षद और सारे बहुत सारे जो वकील वगैरह हैं, और CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो बेचारे कभी भी रोज बंद हो जाते हैं। तो इन और डॉक्टर सारे, तो इन सब के वो सब महसूस करते हैं कि ये जो है डंडा इतना कामयाब है कि सुबह उन्हें जुलाब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। जैसा कि आपने बताया कि अब ईडी और CBI ही सरकार को चला रही है और चलाएगी, हालात ऐसे लग रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि लोकतंत्र जो है वो फ्रॉड के जरिए चलाया जा रहा है। अब वो जनता के लिए, जनता द्वारा वो सब नहीं रहा, अब फ्रॉड की बुनियाद पर चल रहा है। इतना बड़ा प्रजातंत्र अगर फ्रॉड के हाथों चढ़ गया तो क्या कुछ होगा, नतीजे आप लोगों के सामने हैं। क्या कुछ होता रहा वो आपके सामने है। और अब तो मैं समझता हूं हर एक इंसान को अपनी भूख भी याद दिला देगी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।